हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीईयू हेल्पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पीवाईक्यू ईयर 2021 का कंप्लीट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन सिर्फ मैकेनिकल थर्ड सेम वालों के लिए है। इस क्वेश्चन का कोड है 100309। फुल मार्क्स है 70। टोटल टाइम दी जाते हैं 3 आवर्स का टाइम। एंड इंस्ट्रक्शन में इनका देखते हैं टोटल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें सॉल्व करने हैं ओनली 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। टोटल 10 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं एंड टिक करने हैं आपको ओनली 7। एंड अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे मेरे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक बॉडी जिसका मास m है वो कांस्टेंट वेलोसिटी v से स्ट्राइक किया गया अनदर बॉडी में जिसका सेम मास है एंड सेम वेलोसिटी है, लेकिन उसको जो स्ट्राइक किया गया है उसको अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्राइक किया गया है। तो आफ्टर कॉलिजन उसका कॉमन वेलोसिटी क्या होगा? तो उसका आंसर होगा 2v। नेक्स्ट बी नंबर में सेंटर ऑफ प्रकर्शन बताना है होमोजीनियस रॉड का, जिसका लेंथ l है, जो टॉप पे सस्पेंडेड किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2l/3। नेक्स्ट सी नंबर, ये क्वेश्चन लेमिस थ्योरम से दिया गया है। आप लोग फिगर देख के ही बता दोगे अगर पढ़े होगे तो। इसमें 3 फोर्स है P, Q, R। तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में है। तो इसके लिए लेमिस थ्योरम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P/sin अल्फा, Q/sin बीटा, R/sin गामा। इसके सामने वाले जिस फोर्स है उसके सामने वाले एंगल को लेते हैं। जैसे Q है तो बीटा को लेंगे, R है तो गामा को लेंगे, P है तो अल्फा को लेंगे। नेक्स्ट डी नंबर, द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन एट विच द बॉडी बिगिंस टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। नेक्स्ट ई नंबर में फ्रिक्शन फोर्स के 4 पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें फ्रिक्शन फोर्स फॉर ड्राई सरफेस के कुछ एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बताना है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये वाला है, थर्ड नंबर, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग। नेक्स्ट एफ नंबर, द टर्म सेंट्रॉइड इज, फर्स्ट नंबर होगा द सेम एज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सीजी of a plane lamina will not be at its geometrical center in the case of right angle triangle. Next H number, if the masses of both the bodies as shown in the figure below are reduced to 50%, then tension in the string will be। इस बॉडी में, इस फिगर में दो मास है, एक m1 एंड m2, दोनों पुल्ली के हेल्प से हैंग किया हुआ है। दोनों में टेंशन लग रहा है। अगर दोनों का मास 50% लेस कर दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए, तो इसका टेंशन में क्या होगा? तो ये टेंशन इसमें हाफ हो जाएगा। तो आंसर सेकेंड नंबर। नेक्स्ट आई नंबर, फोर्सेस आर कॉल्ड कोप्लानर व्हेन ऑल ऑफ देम एक्टिंग ऑन ए बॉडी लाई इन वन प्लेन। A weight of 1000 Newton can be lifted by an effort of 80 Newton. If the velocity ratio is 20, then the machine is non-reversible. Next second number, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में 4 फोर्सेस दिए गए हैं, एक 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन एंड 40 न्यूटन। जो एक स्क्वायर ABCD है उसके चारों तरफ अलग अलग डायरेक्शन पे लग रहे हैं। एक नीचे लग रहा है A पॉइंट पे 40 न्यूटन, B पॉइंट पे 10 न्यूटन, C पॉइंट पे 20 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में एंड D डायरेक्शन पे 30 न्यूटन लग रहा है। एंड सभी के साइड है 2 मीटर, ये भी BC का भी, CD का भी, DA का भी। तो इसमें A पॉइंट पर मोमेंट का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है।
हम लोग जानते हैं मोमेंट इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सबसे पहले एडी और ए बी के लिए फोर्स देखेंगे। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहा है ए पे, तो इसका डिस्टेंस हम लोग 0 लेंगे क्योंकि ये इसी पॉइंट से लग रहा है, तो इसलिए इसका मोमेंट भी हो जाएगा 0। एंड फिर से देखेंगे फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का बीसी में, जो अपवर्ड डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो इसलिए इसका मोमेंट हो जाएगा 20 इंटू 2 40 न्यूटन। फिर देखेंगे सीडी पे कितना फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, और डिस्टेंस कितना लग रहा है ए से, तो 2 मीटर पे लग रहा है, तो इसका मोमेंट हो जाएगा 60 न्यूटन, और ये एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे तो -60 हो जाएगा। तो टोटल मोमेंट हम लोग देखेंगे तो MBC प्लस MCD, तो टोटल हो जाएगा -100। तो इसका रिजल्टेंट मोमेंट अबाउट कॉर्नर ए हो जाएगा 100 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट बी नंबर, ABC स्ट्रेट लाइन में 3 फोर्सेस जो है लग रहे हैं। पॉइंट ए पे 100 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, पॉइंट बी पे 200 न्यूटन फोर्स अपवर्ड में लग रहा है, एंड पॉइंट सी पे 300 न्यूटन अपवर्ड पे लग रहा है। ए से बी का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर एंड बी से सी का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। ए से डी तक का डिस्टेंस बताना है, जो एक्स माना गया है क्वेश्चन में ही। जब सभी फोर्सेस पैरेलल हैं और एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सबको ऐड कर देंगे। तो 100 प्लस 200 प्लस 300 इक्वल टू 600 न्यूटन। तो ये रिजल्टेंट एक्स डिस्टेंस पे लग रहा है इस लाइन में। तो अब हम लोग इसका मोमेंट निकालेंगे पॉइंट ए के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जैसा जानते हैं कि जिस पॉइंट पे मोमेंट निकालते हैं वहां पे 0 हो जाता है उस पॉइंट पे मोमेंट। तो मोमेंट एट 100 न्यूटन एट पॉइंट ए इक्वल टू 0, मोमेंट ऑफ पॉइंट 200 ऑफ फोर्स अबाउट ए इक्वल टू 200 इंटू 30 इक्वल टू 600। वैसे ही पॉइंट हम लोग सी के लिए निकालेंगे, 300 न्यूटन लग रहा है एंड 70 सेंटीमीटर पे, तो उसका मोमेंट हो जाएगा 21,000। तो उसका अलजेब्रिक सम अगर हम लोग करें तो 0 प्लस 600 प्लस 21,000 इक्वल टू 27,000 न्यूटन। तो मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट आर अबाउट आर, तो हम लोग टोटल फोर्स जानते हैं एंड डिस्टेंस है x, तो 600 x हो जाएगा रिजल्टेंट का मोमेंट। अकॉर्डिंग टू वेरिग्नम्स थ्योरम, algebraic sum of moments of all forces about A equal to moment of resultant about A। तो 27,000 इक्वल टू 600x, तो x का वैल्यू आ जाएगा 45 सेंटीमीटर, जो x का वैल्यू है। तो डिस्टेंस ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट A इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 3 नंबर, इसमें V शेप का एक ग्रूव है जिसमें एक स्फीयर को स्प्रिंग के हेल्प से दबाया जा रहा है। स्प्रिंग टोटल 150 mm का है, फ्री लेंथ है, लेकिन उसको कंप्रेस करके 100 mm में फोर्स लगाया जा रहा है इस ग्रुप के ऊपर। इसका एंगल दिया हुआ है 60, इसका एंगल दिया हुआ है 30, एंड स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग दिया हुआ है 2 न्यूटन पर mm। तो इसमें हम लोगों को कांटेक्ट रिएक्शन बताना है ए और बी पे। तो ए में कितना रिएक्शन लग रहा है और बी पे कितना रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो हम लोगों को बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्प्रिंग का हम लोग फोर्स निकालेंगे। तो स्प्रिंग जो कर रहा है कंप्रेस हो रहा है 150 mm से लेके 100 mm में कंप्रेस कर दिया जा रहा है। तो स्प्रिंग फोर्स F इक्वल टू होता है kx, k का वैल्यू दिया हुआ है 2 न्यूटन पर mm, तो x हो जाएगा 150 mm माइनस 100 mm इक्वल टू 50 mm। तो इस फिगर में हम लोग देखेंगे 40 न्यूटन का तो वो बॉडी वेट था स्फीयर का, एंड 100 न्यूटन वो स्प्रिंग के वजह से फोर्स लगा रहा था। टोटल नीचे y एक्सिस पे फोर्स हम लोग देखेंगे 140 न्यूटन का, एंड रिएक्शन फोर्स ए के लिए इस डायरेक्शन में 60 डिग्री पे एंड रिएक्शन बी के लिए 30 डिग्री पे। तो नेक्स्ट देखते हैं।
तो हम लोग रिएक्शन एट ए को हम लोग आर ए डिनोट करेंगे एंड रिएक्शन एट बी को हम लोग आर बी डिनोट करेंगे। तो इसमें हम लोग लेमिस थ्योरम अप्लाई करेंगे इजिली। आर ए बाय साइन 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू आर बी बाय साइन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री एंड ये फोर्स दिया हुआ है 140 न्यूटन बाय साइन 180 माइनस 90 डिग्री। कोई भी दो फोर्स को हम लोग इक्वल करेंगे, जैसे हम लोग पहले लिए हैं आर ए को और एंड ये 140 को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा 121.24 न्यूटन एंड आर बी और इसको इक्वल करेंगे तो इसका आ जाएगा आर बी इक्वल टू 70 न्यूटन। ये दोनों रिएक्शन फोर्स होगा। नेक्स्ट 3 का बी नंबर देखेंगे। इसमें हम लोग एनालिटिकल मेथड का यूज करते हुए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है इस प्लेन में। इस प्लेन में देखिए एक सेमी सर्कल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, कहाँ पे होगा। इस फिगर में सबसे पहले हम लोग रेफरेंस एक्सिस चूज करेंगे। तो रेफरेंस एक्सिस हमेशा साइड में लिया जाता है। तो ये फिगर में अगर सबसे साइड देखें तो ये वाला पोर्शन हो जाता है। तो ये पोर्शन सेमी सर्कल से सटा हुआ है एंड रेक्टेंगुलर के नीचे वाला साइड से मैच हो रहा है। तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो हम लोग पहले रेक्टेंगुलर पोर्शन को डील करेंगे। तो इसका एरिया निकालेंगे हम लोग। एक साइड है 10, एक साइड है 5, तो एरिया हो जाएगा इसका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग x1 निकालेंगे तो इसका ये साइड जो होगा ये रेफरेंस एक्सिस के अकॉर्डिंग इंक्लूड हो जाएगा 2.5 इसके साइड में। तो 2.5 प्लस 10 और उसको 10 को हाफ कर देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 7.5 एंड y1 हो जाएगा हम लोगों का 5/2 इक्वल टू 2.5। नेक्स्ट सेमी सर्कल को हम लोग डील करेंगे तो उसका एरिया हो जाएगा π/2 आर स्क्वायर। तो r का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 9.82 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड x2 निकालेंगे 2.5 माइनस 4r/3 पाई तो उसका आंसर हो जाएगा 1.44 सेंटीमीटर एंड y2 हो जाएगा 5/2 इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस भी है, इसलिए ये सेम ही होगा। ट्रेंगुलर पोर्शन के लिए देखेंगे एरिया, तो हम लोग जानते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। x3 निकालेंगे तो वो ऊपर में था, ऊपर के लिए क्या हो जाएगा 2.5 प्लस 5 प्लस 2.5 तो इक्वल टू हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड y3 निकालेंगे, उसका हाइट निकालेंगे तो 5 एक रेक्टेंगुलर का लेंथ था एंड ऊपर से उसका h/3 हो जाता है। तो h है हम लोग का 5/3 इक्वल टू 6.67 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग जानते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस से हम लोग लेंगे तो x बार होगा a1 x1 a2 x2 a3 x3, नीचे में हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये सब का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं ऊपर में। तो देखते हैं नेक्स्ट इसको वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आएगा 7.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग y एक्सिस के लिए भी करेंगे a1 y1 a2 y2 a3 y3 बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा 3.22 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा एक्स एक्सिस में और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई एक्सिस में। नेक्स्ट 4 का ए देखते हैं। तो स्पेस में फोर्स को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए कौन कौन से कंडीशन होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। तो an object is in equilibrium when the vector sum of all forces acting on it is zero. This means that the forces are balanced and there is no net force acting on the object. To active equilibrium in space, the following condition must be followed. First of all, the sum of the forces in x direction is zero.
The vector sum of all forces acting in x direction must be 0. This means that forces pulling or pushing the object in the x direction must balance each other. Next, second, the sum of force in the y direction is 0. The forces acting in the vertical direction must balance each other out. Now third, the sum of the forces in the z direction is 0. The forces acting in the left direction must balance each other out. नेक्स्ट बी नंबर, इसमें हम लोगों को I इक्वल टू आई जी प्लस ए एच स्क्वायर, जहाँ पे आई जी जो है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है लेमिना का। तो ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग देखते हैं अब सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले एक सर्कल लेंगे जिसका हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है प्लेन ए बी के अकॉर्डिंग। तो हम लोग जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होता है सर्कल के। ए बी लाइन से एच डिस्टेंस पे हम लोगों को ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लेना है, एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हम लोगों को थोड़ा सा ऊपर वाइड डिस्टेंस पे हम लोगों को एक स्ट्रिप लेना है, एंड उसका एरिया हम लोग लेंगे, डिनोट करेंगे डेल्टा ए से। Now we know that the moment of inertia of the whole section about an axis passing through the center of gravity of the section is equal to delta A into y square, and moment of inertia of whole section about an axis passing through its center of gravity Ig is equal to sigma delta A y square. Then moment of inertia of the section about the axis AB, then IAB is equal to sigma delta A h plus y square equal to sigma delta A h square plus y square plus 2hy। फिर हम लोग इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को आ जाएगा I0 इक्वल टू ए एच स्क्वायर प्लस आई जी प्लस 0। ये पोर्स हम लोगों का 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन में एक बॉडी है जिसका वेट है W। इसमें हम लोगों को कुछ एंगल पे फोर्स अप्लाई करके इसको पुल करना है। तो लीस्ट फोर्स कितना रिक्वायर होगा कि ये बॉडी पुल हो जाए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। ये जो प्लेन है इसमें रफ है, यानी इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये बॉडी है, ये एक प्लेन सरफेस है जो रफ सरफेस है, इसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एंड फोर्स लग रहा है कुछ एंगल पे। तो फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा इस डायरेक्शन में, एफ साइन थीटा अपर डायरेक्शन में, एंड नॉर्मल लग रहा है ऊपर एंड बॉडी वेट लग रहा है नीचे। तो सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 है, एंड एफ वाई डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा है वो 0 है। वो इसलिए क्योंकि ये बॉडी अभी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में। cos थीटा इक्वल टू म्यू एन होगा, एंड एन इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एफ साइन थीटा। नॉर्मल, एन मीन्स नॉर्मल। तो एफ कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा म्यू एम जी, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होकर म्यू एफ साइन थीटा। फिर हम लोग म्यू एम जी को इक्वल करेंगे एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा। तो एफ फोर्स इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी बाय म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मैक्सिमम वैल्यू को रिक्वायर करने के लिए नीचे वाले को हम लोग लिख सकते हैं म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ हो जाएगा म्यू एम जी बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट बी नंबर। तो ये लंबा चौड़ा सा एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देख के घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए इसको सॉल्व करते हुए ही समझते हैं। 500 न्यूटन के एक बॉडी है एंड 1000 न्यूटन का एक बॉडी है जो इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है, जो थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड है, एंड यही थीटा निकालना है हम लोगों को। तो फर्स्ट के लिए फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है 0.2 FR1, एंड सेकेंड के लिए दिया हुआ है 0.4 FR2, एंड इसमें टेंशन लग रहा होगा तो वो टेंशन को निकालना है। तो सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं 0, अभी स्टेबल फॉर्म में, इक्विलिब्रियम फॉर्म में। तो 500 न्यूटन साइन थीटा
माइनस FR1 इक्वल टू T। तो FR1 हम लोग जानते हैं कि 500 इंटू μ1 इंटू कॉस थीटा। तो इसका एक यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसका कंपोनेंट निकालेंगे, एक इस साइड में लगेगा एक इस साइड में लगेगा, जस्ट नॉर्मल। तो नीचे कॉस थीटा हो जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। वैसे ही इसके लिए भी होगा। तो N1 इक्वल टू होगा 500 इंटू कॉस थीटा जो परपेंडिकुलर लग रहा होगा। तो FR1 इक्वल टू 500 μ1 cos theta and FR2 tension plus 1000 sin theta and FR2 इक्वल टू 1000 μ2 cos theta। तो N1 का वैल्यू दिया हुआ है, N2 का वैल्यू दिया हुआ है, तो इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेटिंग करेंगे तो 500 sin theta माइनस FR1 इक्वल टू FR2 माइनस 1000 sin theta। तो 500 sin theta एंड ये वाला इधर आ जाएगा 1000 sin थीटा इक्वल टू FR1 प्लस FR2। तो FR1 FR2 का वैल्यू हम लोग पुट किए हुए हैं। FR1 में रखे हैं 500 μ1 cos थीटा एंड FR2 में 1000 μ2 cos थीटा। तो ये वैल्यू पुट करेंगे एंड इक्वल करेंगे। तो हम लोग को थीटा फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 500 एंड cos थीटा से डिवाइड कर देंगे। तो हम लोगों को आएगा टेन थीटा प्लस 2 टेन थीटा इक्वल टू μ1 प्लस 2 μ2। तो इसको इक्वल करेंगे 3 टेन थीटा इक्वल टू 0.2 म्यू का वैल्यू दिया हुआ था एंड 2 इंटू 0.4 μ2 का भी वैल्यू दिया हुआ था। तो 3 टेन थीटा इक्वल टू 1। थीटा निकालेंगे 10 इनवर्स 1/3। तो कैलसी से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली 18.434 डिग्री। एंड टेंशन निकालना था, इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन हॉरिजेंटल इक्वल टू इतना डिग्री लिख सकते हैं एंड टेंशन इन द कॉर्ड इक्वल टू टी इक्वल टू 500 sin थीटा माइनस FR1। तो 500 sin थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एंड माइनस FR1 का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके थे, तो इक्वल आ जाएगा 63.237 न्यूटन। ये टेंशन फोर्स का वैल्यू है जो हम लोग का आंसर है। नेक्स्ट 6 नंबर में इसमें 1, 2 और 3 मेंबर पे कितना कौन सा रिएक्शन लग रहा है एंड कितने फोर्स लग रहे हैं वो हम लोगों को बताना है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इसको। तो ये फिगर है, सबसे पहले हम लोग फोर्स निकालेंगे, रिएक्शन फोर्स। आर ए ये अपवर्ड डायरेक्शन वाला है पॉजिटिव, आर बी ये भी अपवर्ड लिए हैं पॉजिटिव, और ये 9 किलो न्यूटन नीचे लग रहा है तो इसको निगेटिव लेंगे एंड ये 12 किलो न्यूटन लग रहा है नीचे तो इसको नेगेटिव लेंगे। तो इक्वल करेंगे आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 21 किलो न्यूटन। तो टोटल मोमेंट जीरो लेंगे तो मोमेंट ले रहे हैं अबाउट ए एक्सिस पे। तो जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट पे हम लोग जीरो लेते हैं मोमेंट को। तो आर ए इंटू जीरो प्लस आर बी इंटू 9, ये डिस्टेंस है 9, फोर्स लग रहा है आर बी, माइनस 9 इंटू 3 नीचे लग रहा है माइनस 3 डिस्टेंस है एंड ये माइनस 12 इंटू 6 मीटर के डिस्टेंस पे 12 किलो न्यूटन लग रहा है नीचे। तो इससे हम लोगों को आरबी का वैल्यू आ जाएगा 11 किलो न्यूटन। तो इसका वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में रख के हम लोग आर ए का वैल्यू भी निकाल लेंगे 10 किलो न्यूटन। तो अब हम लोग जी पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो 10 इंटू 3 ये आर ए का वैल्यू था, जी से डिस्टेंस आर ए का वैल्यू है 3 एंड माइनस एफ सी डी इंटू 4। ये इस पॉइंट से जो लग रहा है ये डायरेक्शन पे फोर्स, तो ये 4 मीटर पे है तो 4 हो जाएगा। तो एफ सी डी का वैल्यू आ गया। कंप्रेशन पे है, ये निगेटिव आ रहा है तो कंप्रेशन पॉजिटिव आता है और टेंसाइल लेते। फिर अब हम लोग पॉइंट डी पे मोमेंट लेंगे। तो पॉइंट डी पे हम लोग सिग्मा एम डी करेंगे 0, फिर माइनस 11 इंटू 6। इसका फिगर आप लोग पीछे से देख सकते हैं। माइनस 11 इंटू 6 प्लस 12 इंटू 3 प्लस एफ जी एच इंटू 4। तो एफ जी एच का वैल्यू निकल जाएगा 7.5 किलो न्यूटन जो टेंसाइल है, पॉजिटिव है, टेंशन फोर्स आएगा इसमें। अब हम लोग मोमेंट देखेंगे सी पे। तो 9 इंटू 3 माइनस एफ जी एच इंटू 4 माइनस एफ जी डी इंटू 3 इक्वल टू 0। तो इससे हम लोग एफ सी डी का वैल्यू निकल जाएगा जो कंप्रेशन पे होगा -1।
नेक्स्ट बी नंबर में इसमें डिफाइन करना है परफेक्ट फ्रेम को, इम्परफेक्ट फ्रेम को, डेफिशिएंट फ्रेम को और रिडंडेंट फ्रेम को। तो सबसे पहले हम लोग परफेक्ट फ्रेम को डिफाइन करेंगे। ए परफेक्ट फ्रेम ऑल्सो नॉन एज ए रिजिड फ्रेम और स्टैटिकली डिटर्मिनेट frame is a structural system where all the support reaction and member force can be determined solely by using the equation of static equilibrium. In a perfect frame, the number of unknown forces is equal to the number of available equilibrium equations. Next, second, imperfect frame. An imperfect frame, also known as a statically indeterminate frame, is a structural frame where the number of unknown forces and reaction exceed the number of available equilibrium equations. Next, deficient frame. A deficient frame is a special case of an imperfect frame where the number of unknown forces and reaction is less than the number of available equilibrium equations. Next, redundant frame. A redundant frame, also known as an over-restrained frame, is another type of imperfect frame where the number of unknown forces and reaction exceed the number of available equilibrium equations. नेक्स्ट 7 नंबर, इसमें दो यूनिफॉर्म हिंज्ड बार है जिसका मास m है एंड लेंथ l है एंड ये p फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो डिटरमाइन द एंगल फॉर इक्विलिब्रियम। The active force diagram for the system composed of two members separately and includes the weight mg of each bar in addition to the force P. All other forces acting externally on the system are reactive forces which do not work during a virtual moment delta x and are there not shown। मतलब ये बार के सेंटर से हम लोग नीचे फोर्स लिए हैं mg एंड इस बार का भी नीचे फोर्स लगेगा mg एंड सेंटर से इसका हिंज तक का डिस्टेंस h है एंड दोनों हिंज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग x लिए हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क रिक्वायर्ड दैट द टोटल वर्क ऑफ ऑल एक्सटर्नल एक्टिव फोर्सेस बी जीरो फॉर एनी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट consistent with the constraints। Thus, for a moment delta x, the virtual work becomes डेल्टा u इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, p डेल्टा x प्लस 2mg डेल्टा h इक्वल टू 0। वी नो दैट एक्सप्रेस each of these virtual displacement in term of variable theta the required quantity x equal to 2l sin theta by 2 delta x equal to l cos theta by 2 delta theta। Similarly h equal to l by 2 cos theta by 2, तो डेल्टा h हो जाएगा माइनस l by 4 sin theta by 2। Then substituting into the equation of virtual work gives us pl cos theta by 2 del theta minus 2mg l by 4 sin theta by 2 del theta equal to 0। Then tan theta by 2 equal to 4 pmg theta equal to 2 tan इनवर्स 4p by mg। नेक्स्ट देखते हैं बी नंबर। इसमें कुछ बार्स दिए गए हैं जिसमें फर्स्ट ये है जिसका लेंथ l है एंड मास m है एंड ये बार इसका लेंथ 2l है एंड मास 2m है। इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसमें हम लोगों को एंगल फॉर इक्विलिब्रियम निकालना है, मतलब कि ये थीटा निकालना है कितना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। इस बार के लिए सेंटर में लिया है mg, बीच में लग रहा होगा जिसको g2 से डिनोट किए हैं एंड ये थीटा को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा l साइन थीटा बाई 2 क्योंकि ये l लेंथ है एंड यहाँ से भी यहाँ तक का भी डिस्टेंस हो जाएगा l साइन थीटा बाई 2 एंड दोनों लेंथ को मिला के हम लोग x डिनोट करेंगे एंड नीचे वाले सेंटर से लेके बीच वाले सेंटर तक का डिस्टेंस को हम लोग y लेंगे एंड पूरे को यहाँ से यहाँ तक के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग l cos थीटा बाई 2 लेंगे।
एंड इस बार का लेंथ सेंटर हो जाएगा यहाँ पे बीच में 2 mg। x इक्वल टू 2l साइन थीटा बाई 2, तो डेल x हो जाएगा l cos थीटा बाई 2 डेल थीटा। y इक्वल टू l थीटा बाई 2 cos थीटा, डेल y हो जाएगा माइनस l बाई 4 साइन थीटा बाई 2 डेल थीटा। The principle of virtual work requires that the total work done of all external active forces be zero for any virtual displacement consistent with the constraints. Thus, for a movement del x, the virtual work become del u equal to 0 minus p delta x minus mg del y equal to 0। डेल एक्स का वैल्यू हम लोग पहले निकाल चुके थे, तो यहाँ पुट करेंगे माइनस पी एल कॉस थीटा बाई 2 डेल थीटा। डेल वाई का भी वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, माइनस एम जी माइनस एल बाई 4 साइन थीटा बाई 2 डेल थीटा इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करके लिखेंगे टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू 4p बाई एम जी। तो थीटा हम लोग लिख लेंगे इससे 2 टेन इनवर्स 4p बाई एम जी, जो हम लोगों को फाइंड करना था। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। एक व्हील है जो 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से कांस्टेंट एंगुलर एक्सलेट कर रहा है अपने एक्सिस पे। अगर इसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 5.25 है एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 10.5 रेडियन पर सेकेंड है, तो डिटरमाइन द टोटल एंगल टर्न थ्रो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल दिस चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टुक प्लेस। Constant angular acceleration alpha equal to 1 radian per second square. Initial angular velocity omega naught equal to 5.25 radian per second. Final angular velocity equal to omega equal to 10.5 radian per second. Total angle turned by the wheel equal to theta. Using the relation omega square minus omega naught square equal to 2 alpha theta, सारा वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा थीटा का 41.34 रेडियंस। नेक्स्ट देखते हैं बी का 1 नंबर। एक फ्लाईव्हील है जो रोटेटिंग स्टार्ट करता है रेस्ट से एंड उसमें 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सलरेट किया जाता है। तो हम लोगों को निकालना है एंगुलर वेलोसिटी एंड स्पीड इन आरपीएम आफ्टर 1.5 मिनट्स। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा नॉट इक्वल टू 0, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा हो जाएगा 1 रेडिएशन पर सेकेंड स्क्वायर, टी इक्वल टू 1.5 मिनट, उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे 90 सेकेंड्स हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई व्हील इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट तो 0 है, अल्फा टी हो जाएगा 1 इंटू 90, 1 रेडिएशन इंटू 90 सेकेंड। तो एंगुलर वेलोसिटी हो गया 90। इसको हम लोग आरपीएम में निकालेंगे, तो आरपीएम में पहले हम लोग सेकेंड में ही निकालेंगे इसको बाय 2 पाई करके, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.32 आरपीएस। इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आरपीएम आ जाएगा 859.43। तो स्पीड इन आरपीएम इक्वल टू 860 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख सकते हैं 860 आरपीएम। नेक्स्ट उसके सेकेंड नंबर में अगर उसी फ्लाईव्हील को हम लोग को रेस्ट में लाना है, जिसके लिए हम लोग 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों को कितना टाइम लगेगा उसको रेस्ट में लाने के लिए। तो टाइम हमको सेकेंड में निकालना है, चलिए देखते हैं। इस केस में ओमेगा नॉट इक्वल टू हो जाएगा 90 रेडियन पर सेकेंड एंड फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 0। रिटार्डेशन मीन्स होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसीलिए हम लोग नेगेटिव वैल्यू लेंगे अल्फा 2 इक्वल टू 0.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी ये फ्लाईव्हील का 0 होगा, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे 0 इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा T2। ओमेगा नॉट 90 है माइनस 0.5 इंटू T2। T2 हम लोगों को इजिली फाइंड हो जाएगा 180 सेकेंड्स, जो हम लोगों का आंसर है। एंड नेक्स्ट 9 नंबर में वैरिग्नन्स थ्योरम को हम लोगों को स्टेट एंड प्रूफ करना है। तो वैरिग्नन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इफ ए नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी
then the algebraic sum of their moment about a point in their plane is equal to the moment of their resultant about the same point. एंड इसका प्रूफ आप लोग देख लेंगे, मैंने इसका सॉल्यूशन बना दिया है, तो आप लोग खुद से इसको करेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट बी नंबर, ये क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल से है, तो हमको ड्राइव करना है इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एंड सॉ द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज ए पैराबोलिक कर्व। तो चलिए देखते हैं। आई होप ये टॉपिक आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक पॉइंट है O, जिससे हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, जैसे जैवलिन ले लीजिए, जैवलिन थ्रो करते हैं, तो ये एक थीटा एंगल पे थ्रो करते हैं, तो कुछ टाइम तक ये हवा में रहता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये अपना पाथ चेंज कर लेता है, स्ट्रेट नहीं जा पाता है, तो फिर वो मैक्सिमम हाइट गेन करता है h, एंड कुछ टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट नीचे आ जाता है। तो ये डिस्टेंस कवर करेगा r, ठीक है। एंड हम लोग एक पॉइंट लेंगे इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन पॉइंट करने के लिए P, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x या y, एंड ये P का जो डिस्टेंस है वो x डिस्टेंस पे है और ये y कोऑर्डिनेट पे y डिस्टेंस पे है। तो ये ऑब्जेक्ट जो u वेलोसिटी से जा रहा था, इसका कंपोनेंट हो जाएगा y एक्सिस में u sin थीटा एंड हॉरिजेंटल एक्सिस में हो जाएगा u cos थीटा। तो वही चीज इसमें लिखा हुआ है डिटेल में, तो देखते हैं नेक्स्ट। u इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा इक्वल टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ हॉरिजेंटल। t सेकेंड के बाद वो हम लोग देखते हैं एक पोजीशन p, जिसको हम लोग डिनोट किए x एंड y कोऑर्डिनेट्स में, तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी प्रोजेक्शन हो जाएगा u cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा u sin थीटा। हम लोग साइड में जो फिगर में ऐसा वाला देखे थे u का कंपोनेंट को। तो हम लोग एक इक्वेशन पढ़े हुए हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ माइनस जी नीचे लग रहा है तो माइनस हो जाएगा, वही इक्वेशन है, आप लोग घबराइएगा नहीं। तो x इक्वल टू हम लोग देख सकते हैं u cos थीटा t, t इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x बाई यू cos थीटा। तो हम लोग ये वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू x टेन थीटा माइनस जी स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन है ये पैराबोला का इक्वेशन है, तो इससे प्रूफ होता है कि उसका जो पाथ है पैराबोलिक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, इसमें एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में एंड हम लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है व्हेन t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो इससे हम लोगों को वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी में का आंसर आ जाएगा 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप, एंड इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को एक्सेलरेशन फाइंड आउट होगा, जिसका इक्वेशन होगा 3i कैप प्लस 4t j कैप। तो हम लोग t इक्वल टू 2 सेकेंड में अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो आंसर आएगा 6i कैप प्लस 8j कैप, एंड एक्सेलरेशन आएगा 2 सेकेंड पे 3i कैप प्लस 8j कैप। तो हम लोग v का वैल्यू निकालेंगे, अंदर रूट 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। a बार इंटू वी बार का हम लोग मोड लेंगे तो हम लोग इसको i j k के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर आएगा 24। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोगों का आ जाएगा v क्यूब बाय a बार इंटू वी बार का मोड इक्वल टू 10 क्यूब बाय 24, तो हम लोगों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 82 सेकेंड आ जाएगा इक्वल टू 41.66 मीटर। एंड थैंक यू इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ये वीडियो आप लोगों के लिए कितने हेल्पफुल है प्लीज हमें कमेंट करके बताइए, एंड कोई फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक या पॉजिटिव फीडबैक कुछ भी हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हम अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकें, अपने वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।